स्वागत है दोस्तों। आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। तो चलिए सुनते हैं आज की एक और बेहद डरावनी कहानी। रात का वक्त था। आसमान का रंग गहरा काला पड़ चुका था और बादलों की गरज से धरती कांप रही थी। बारिश की बूंदें किसी गोली की रफ्तार से ज़मीन पर गिर रही थी। एक सुनसान पथरीली सड़क पर एक सफ़ेद रंग की कार तेजी से भागे जा रही थी, जैसे किसी अनजान खतरे से दूर भाग रही हो। कार के अंदर आर्यन ड्राइविंग सीट पर था। उसके माथे पर पसीने की बूंद थी जो एसी की ठंडक में भी सूख नहीं रही थी। उसकी बगल में बैठी थी रिया, जो बार बार अपनी घड़ी और मोबाइल के सिग्नल को देख रही थी। आर्यन, मैंने कहा था ना हमें हाईवे नहीं छोड़ना चाहिए था। देखो अब यहाँ नेटवर्क भी नहीं आ रहा है, रिया ने घबराते हुए भारी आवाज़ में कहा। आर्यन ने स्टीयरिंग व्हील को कस के पकड़ा हुआ था। रिया, जीपीएस ने यही शॉर्टकट दिखाया था। मुझे क्या पता था कि मौसम इतना ख़राब हो जाएगा। टेंशन मत लो, हम बस कुछ ही देर में बाहर निकल आएंगे। लेकिन आर्यन झूठ बोल रहा था। उसे खुद नहीं पता था कि वो कहाँ है। जंगल इतना घना था कि कार की हेडलाइट्स की रोशनी भी कुछ मीटर के आगे जाके अंधेरे में दम तोड़ रही थी। तभी एक जोर की आवाज़ आई। कार बुरी तरह हिली और इंजन से धुआं निकलने लगा। आर्यन ने ब्रेक लगाया, लेकिन कार घिसटती हुई एक कीचड़ के गड्ढे में जाके रुक गई। सन्नाटा छा गया। सिर्फ बारिश की टप टप और बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। आर्यन, ये क्या हुआ? आर्यन ने लंबी सांस ली और कार से बाहर निकला। बारिश ने उस पल भर में आर्यन को भिगा दिया था। उसने बोनट खोला तो देखा कि इंजन से काला धुआं निकल रहा था। सब कुछ खत्म हो चुका था। कार आगे नहीं जा सकती थी। डैम इट! आर्यन ने बोनट पर हाथ मारा। रिया भी बाहर आ गई। बारिश से बचते हुए उसने आर्यन का हाथ पकड़ लिया। अब हम क्या करेंगे आर्यन? आर्यन ने चारों तरफ नज़र डाली। दूर दूर तक सिर्फ जंगल और अंधेरा था। लेकिन तभी बिजली कड़की और उस रोशनी में उन्हें कुछ दिखाई दिया। सड़क से कुछ दूर एक पहाड़ी के ऊपर एक विशाल इमारत खड़ी थी। वो कोई मामूली घर नहीं लग रहा था। वो एक पुरानी शाही हवेली थी। उसकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं, लेकिन सबसे ऊपर वाली मंजिल की एक खिड़की में एक मध्यम सी पीली रोशनी जल रही थी। रिया, वहाँ पहाड़ी पे देखो, आर्यन ने इशारा किया। शायद वहाँ कोई हो। रोशनी जल रही है। कम से कम आज रात रुकने के लिए जगह मिल जाएगी। रिया को अजीब सी घबराहट महसूस हुई। उस हवेली को देख उसे ऐसा लगा जैसे वो हवेली उन्हें ही देख रही हो। आर्यन, मुझे वो जगह ठीक नहीं लग रही है। हम कार में ही रहते हैं। रिया, कार में हम रात नहीं बिता सकते, आर्यन ने रिया को समझाया। चलो बस एक रात की ही तो बात है। मजबूरन दोनों ने अपना ज़रूरी सामान उठाया और उस कच्ची पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। कुछ ही देर के बाद अब हवेली ठीक उनके सामने थी। यह किसी ज़माने में बेहद खूबसूरत रही होगी, लेकिन अब ये किसी कब्रिस्तान से कम नहीं लग रही थी। दरवाज़ा लकड़ी का बना था और उस पर बड़े बड़े लोहे के कीले थे। दरवाजे के ऊपर एक बड़ा सा ताला लटका हुआ था, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि ताला तो खुला हुआ था। आर्यन ने दरवाजे पे दस्तक दी। कोई जवाब नहीं आया। हेलो, कोई है? आर्यन चिल्लाया। कुछ देर बाद अंदर से घसीटने की आवाज़ आई, जैसे कोई भारी चीज़ ज़मीन पर घसीट रही हो। दरवाज़ा धीरे धीरे एक भयानक चीख की आवाज़ के साथ खुला। सामने कोई नहीं था, सिर्फ एक लंबा अंधेरा गलियारा दिखाई दे रहा था। आर्यन, ये दरवाज़ा अपने आप कैसे खुला? रिया ने आर्यन का हाथ ज़ोर से पकड़ लिया। अरे, हवा से खुल गया होगा, आर्यन ने खुद को तसल्ली दी। हालांकि वो भी जानता था कि इतना भारी दरवाज़ा हवा से नहीं खुल सकता था। वो दोनों अंदर दाखिल हुए और अंदर आते ही बारिश का शोर कम हो गया। अचानक एक आवाज़ आई। कौन है वहाँ? दोनों चौंक गए। सीढ़ियों के पास एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक लालटेन थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ और आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं, जैसे मोतियाबिंद की आंखें हों।
सर हम मुसाफिर हैं, आर्यन ने आगे बढ़कर कहा। हमारी कार खराब हो गई है, क्या हम आज रात यहाँ रुक सकते हैं? उस बूढ़े आदमी ने लालटेन ऊपर की और उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ये हवेली मुसाफिरों के लिए नहीं है। आर्यन थोड़ा घबराया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। प्लीज़ बाबा, बाहर तूफानी रात है, हम सुबह होते ही निकल जाएंगे, हम आपको परेशान भी नहीं करेंगे। बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर उसके होठों पर एक बेरहम सी मुस्कान आई। ठीक है, अगर तुम्हारी किस्मत यहीं लिखी है तो आ जाओ, लेकिन याद रखना हवेली में रात में नहीं घूमना। बूढ़ा उन्हें लेकर एक बड़े से हॉल में ले गया। वहाँ दोनों ने देखा कि वहाँ एक पुरानी पेंटिंग टंगी थी, एक राजा की, जिसकी आंखें ऐसी बनाई गई थीं कि आप जहाँ भी जाएं वो आपको घूरती हुई लगती थीं। पेंटिंग के नीचे लिखा था, ठाकुर विकराल सिंह, 1890। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। रिया अब भी सहमी हुई थी। आर्यन सुनो, इस बूढ़े आदमी की देखो, परछाई नहीं है। आर्यन ने हंसते हुए कहा, अरे रिया, तुम हॉरर मूवीज ज़्यादा देखती हो क्या? अंधेरा इतना है, परछाई कैसे दिखेगी? तभी बूढ़ा वापस आया। एक बड़ी सी थाली में खाना था, लेकिन खाना बिल्कुल ठंडा था, जैसे कई घंटों से रखा हो। ये लो, खा लो। बूढ़े के इतना कहते ही वो कहीं एक अंधेरे में गायब सा हो गया। रिया ने खाना सूंघा। आर्यन, इसमें अजीब सी बदबू आ रही है। आर्यन ने एक निवाला उठाया। जैसे उसने वो निवाला अपने मुंह के पास लगाया, उसे लगा कि खाने के अंदर कुछ हिल रहा है। उसने गौर से देखा, चावल के दाने नहीं थे, वो एक सफ़ेद कीड़े बन गए थे। आर्यन चिल्लाया और उसने थाली फेंक दी। क्या हुआ? रिया चिल्लाई। कीड़े, चावल में कीड़े थे। लेकिन जब रिया ने ज़मीन पर गिरे खाने को देखा तो वो सिर्फ एक चावल थे। आर्यन, वहाँ कुछ नहीं है, तुम शायद थक गए हो, रिया बोली, लेकिन उसकी आवाज़ में यकीन नहीं था। तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। एक औरत के रोने की आवाज़, बहुत ही दर्द भरी आवाज़, जैसे कोई कह रहा हो, मुझे मत मारो। दोनों सन्न रह गए। ये किसकी आवाज़ थी? आर्यन ने रिया से पूछा। आर्यन, लगता है ऊपर कोई मुसीबत में है, रिया ने कहा। हमें चल के देखना चाहिए। वो दोनों डरते डरते सीढ़ियों पे चढ़ने लगे। हवेली अब और भी ज़्यादा डरावनी लग रही थी। हवा के झोंकों से दरवाजे अपने आप आवाज़ें कर रहे थे। जब वो पहली मंजिल पे पहुँचे तो रोने की आवाज़ एक बंद कमरे से आ रही थी। आर्यन ने रिया को पीछे किया और दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाज़ा खुला। कमरे के अंदर का नज़ारा देख उनकी रूहें कांप गईं। कमरा खाली था, वहाँ कोई औरत नहीं थी, लेकिन कमरे के बीचों बीच हवा में एक पुराना ग्रामोफोन चल रहा था। उसी में से रोने की आवाज़ आ रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात तो ये थी कि ग्रामोफोन बिना किसी रिकॉर्डर के चल रहा था कि तभी अचानक दरवाज़ा पीछे धड़ाम से बंद हो गया। आर्यन, दरवाज़ा खोलो, रिया चिल्लाने लगी। आर्यन ने हैंडल खींचने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जाम हो चुका था। तभी कमरे में टेम्परेचर गिरने लगा। उनके मुंह से भाप निकलने लगी कि तभी उन्होंने महसूस किया कि कमरे के कोने में एक लंबा साया, उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं। ये वही था जो पेंटिंग में था, ठाकुर विकराल सिंह। लेकिन वो इंसान नहीं था। उसका शरीर सड़ चुका था, गर्दन टेढ़ी थी जैसे किसी ने तोड़ दी हो, और उसके पैर उल्टे थे। मेरी हवेली में स्वागत है, उस साय ने एक गूंजती आवाज़ में कहा। अब आर्यन और रिया की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। तुम्हें क्या चाहिए हमसे? आर्यन चिल्लाया, हालांकि वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। वो विकराल सिंह का भूत हंसने लगा। उसकी हंसी में हजारों सांपों की पुकार थी। मुझे नया जिस्म चाहिए। हर 50 साल में इस अमावस्या की रात मुझे नया मेहमान मिलता है। मेरा पुराना शरीर अब कमज़ोर हो गया है।
उसने उस बूढ़े चौकीदार की तरफ इशारा किया जो अचानक दीवार के आर पार से अंदर आ गया था। बूढ़ा चौकीदार अब बदल रहा था। उसकी खाल पिघल रही थी और नीचे से हड्डियां दिख रही थीं। ये बूढ़ा मेरा पिछला शिकार था। अब तुम में से कोई एक मेरा गुलाम बनेगा और दूसरा मेरा खाना। रिया ने अपनी जेब से एक छोटा सा हनुमान चालीसा निकाला जो उसकी माँ ने उसे दिया था। आर्यन, खिड़की खुली हुई है। ठाकुर का भूत थोड़ा पीछे हटा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोका हो। रिया की भक्ति और उसके डर ने मिलकर एक सुरक्षा कवच बना दिया था, लेकिन वो ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। आर्यन भागो, रिया चिल्लाई। आर्यन ने एक भारी कुर्सी उस शीशे पे मार दी। शीशा टूट गया। नीचे काफी गहराई थी और बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। रिया, हमें यहाँ से कूदना पड़ेगा। नहीं आर्यन, मैं नहीं कूद सकती। कूदना पड़ेगा रिया। आर्यन ने रिया का हाथ पकड़ा और दोनों ने अंधेरे में छलांग लगा दी। वो दोनों गीली घास पर कीचड़ में जा गिरे। चोट लगी लेकिन जिंदा थे। बिना पीछे देखे वो उठे और जंगल की तरफ भागे, लेकिन हवेली ने उन्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दिया। जंगल के पेड़ अचानक जिंदा हो गए। लग रहा था उनकी डालियां हाथ की तरह बढ़ रही थी ताकि उन्हें पकड़ सके। पीछे से ठाकुर की भयानक आवाज गूंज रही थी। ये मेरी जमीन है। भागते भागते आर्यन का पैर फिसला और वो गिर गया। एक बड़ी सी जड़ ने उसका पैर जकड़ लिया। रिया भागो, आर्यन चिल्लाया। रिया रुक गई। उसने देखा कि वो बूढ़ा चौकीदार आर्यन की तरफ रेंगता हुआ आ रहा था, बिल्कुल किसी छिपकली की तरह। रिया के पास अब दो रास्ते थे, भाग जाना या लड़ना। उसने वहां पड़ी एक नुकीली लकड़ी उठाई और वापस आर्यन की तरफ दौड़ी। छोड़ उसे। रिया ने पूरी ताकत से वो लकड़ी उस बूढ़े को मारी और उसकी आंख में घुसा दी। वो लकड़ी का नुकीला हिस्सा उस बूढ़े आत्मा के आंख में जाके लगा और उस बूढ़े आदमी की पकड़ ढीली हो गई। आर्यन ने अपना पैर छुड़ाया और दोनों फिर से भागे। कार कहाँ है रिया? उसने कार की हेडलाइट देखी। वो अभी वहीं थी, कीचड़ में धंसी हुई। वो कार के पास पहुंचे और तुरंत कार में बैठ गए। आर्यन ने चाबी घुमाई। इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। स्टार्ट हो जा प्लीज, आर्यन चीखा। बाहर ठाकुर विकराल का भूत हवा में तैरता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। उसका आकार अब कार से भी बड़ा हो गया था। आर्यन, वो आ गया। रिया रोने लगी। ठाकुर ने कार की छत पर एक मुक्का मारा। कार पिचक गई, कांच टूटने लगे। एक काला धुआं कार के अंदर आने लगा जो उनका दम घोट रहा था। तभी पूरब दिशा में एक हल्की सी लाल लकीर दिखाई दी। सूरज निकलने वाला था। ये सूरज के निकलने की निशानी थी। ठाकुर चीखा। सूरज की पहली किरण जैसे ही हवेली की गुंबद पर पड़ी, ठाकुर की शक्तियां कमजोर पड़ने लगीं। भूत रोशनी में नहीं रह सकते थे। आर्यन ने आखिरी बार चाबी घुमाई। इंजन स्टार्ट हो गया। बिना वक्त गवाए आर्यन ने एक्सीलेटर पर पैर रखा और कार को रिवर्स में पूरी ताकत से खींच लिया। कार कीचड़ से आज़ाद हो गई और कार सड़क पर आ गई। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कार तेजी से उस मनहूस घाटी से दूर होती गई। जब तक वो शहर की हाईवे पर पहुंचे, सुबह हो चुकी थी। ढाबा दिखते ही उन्होंने कार रोकी। दोनों कांप रहे थे। उनके कपड़े फटे हुए थे और मिट्टी से सने थे। एक ट्रक ड्राइवर उनके पास आया। अरे भाई साहब, क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ क्या? आर्यन ने बस हाँ में सर हिलाया। वो अब भी बोलने की हालत में नहीं था। रिया ने पानी पिया और थोड़ा संभली। उसने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन जब वो वापस कार में बैठने गई तो उसकी नज़र कार की पिछली सीट पर पड़ी। वहाँ सीट पर मिट्टी से सने हुए उल्टे पैरों के निशान थे। ये देख रिया की चीख हलक में ही अटक गई। हवेली पीछे छूट गई थी, लेकिन क्या सच में शैतान ने उन्हें जाने दिया था या वो अब उनके साथ जा रहा था? कार हाईवे पर दौड़ पड़ी, लेकिन रिव्यू मिरर में आर्यन ने जब पीछे रिया को देखा तो आर्यन की आंखें पूरी सफ़ेद हो चुकी थी। दोस्तों, बहुत ही मेहनत से ये कहानी लिखी है। अगर कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।